हाउ फाइंडिंग योर पैशन चेंजेस एवरीथिंग, जिसे लिखा है केन रॉबिन्सन ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल, क्या आप जो अभी कर रहे हैं वो आपको सच में पसंद है? अगर नहीं तो क्या आप में जो टैलेंट और पैशन है उसके बारे में आप जानते हैं? अब ज्यादातर लोगों का जवाब इस बारे में होगा ना। लेकिन अगर आप इनमें से एक है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी उम्र में अपने एलिमेंट को खोजना शुरू कर सकता है। अपने एलिमेंट को खोजने का मतलब है ऐसी चीजें खोजना जो करना आपको पसंद है और जो करने में आप बहुत अच्छे हैं। तो ये समरी एजुकेशन की लिमिटेशन को और कैसे हमें सिर्फ हाई ग्रेड्स पाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को लिमिट नहीं करना चाहिए को एक्सप्लोर करती है। ये समरी लोगों में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को डिटेल में बताती है। इसमें उन इंस्पायरिंग लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं जिनके टैलेंट को स्कूल में वैल्यू बिल्कुल नहीं दी गई। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ अलग और बहुत बड़ा कर दिखाया। तो इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि क्रिएटिव होने का क्या मतलब है और आप अपनी इमेजिनेशन की अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इस समरी में हम डिस्कस करेंगे कि इन द जोन का मतलब क्या है और वहां पर कैसे पहुंचना है। तो क्या आप अपने रियल सेल्फ को खोजकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करके ज्यादा फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए तैयार हैं? ये समरी आपको वो खोजने में हेल्प करेगी जो करने के लिए आप पैदा हुए हैं। तो आइए एलिमेंट को ढूंढने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। जिलियन 8 साल की बच्ची थी जिसे स्कूल में परेशानी हो रही थी। वो अपने असाइनमेंट देर से जमा करती थी, उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते थे और वो अक्सर क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, यानी उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, लेकिन उसके इस बिहेवियर से स्कूल की चिंता बढ़ती जा रही थी। स्कूल ने उसके पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी कि शायद उसे कोई लर्निंग डिसऑर्डर है और अच्छा होगा कि वो उसे स्पेशल स्कूल में डाले। जिलियन की माँ उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के गई। जिलियन को इस बात का डर था कि शायद उसे स्पेशल स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट और जिलियन की माँ उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आने से पहले उन्होंने कमरे में रेडियो चालू कर दिया था। जब वो बाहर आए तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्हें खिड़की से देखना चाहिए कि जिलियन अंदर क्या करती है। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकले, जिलियन ग्रेसफुल, फ्लूइड और नेचुरल मूवमेंट के साथ उस म्यूजिक पर डांस करने लगी। साइकोलॉजिस्ट ने जिलियन की माँ को बताया कि उनकी बेटी बीमार नहीं है, वो एक डांसर है, तो उन्हें उसे एक डांस स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए। जिलियन के पेरेंट्स ने इस एडवाइस को माना और जिलियन को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो डांस स्कूल में घर जैसा महसूस करती थी, जहां वो ऐसे लोगों से घिरी रहती थी जो म्यूजिक सुनकर के थिरकने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आगे जाकर उसने लंदन के रॉयल बैले स्कूल को ज्वाइन किया और रॉयल बैले कंपनी का हिस्सा बन गई। क्या आप जानते हैं जिलियन असल में कौन थी? जिलियन लिन हमारे समय की सबसे माहिर और उम्दा कोरियोग्राफर बनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने जिलियन को समझने के लिए समय निकाला, ना कि तुरंत से ये मान लिया कि वो बीमार है। जिलियन को बस वो जो असल में थी वो बनने की जरूरत थी। जिलियन ने अपना टैलेंट और पैशन एक साथ डिस्कवर किया। उन्हें डांसिंग से पूरा होने का एहसास और खुशी मिली। उनकी कहानी एपिफेनी स्टोरी के रूप में डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक तरह का खुलासा या सच्चाई बाहर आई है। इसमें पहले और बाद का फर्क साफ साफ नजर आता है। जिलियन ने अपना एलिमेंट पा लिया था और ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो आपको करना पसंद है और जो करने में आप अच्छे हैं साथ आकर एक हो जाते हैं। जब आप अपना एलिमेंट पा लेते हैं तो ये आपको हर तरह से इम्प्रूव कर सकता है और बहुत ज्यादा सक्सेस पाने में हेल्प करता है। वैसे एलिमेंट को नेचुरल टैलेंट और पर्सनल पैशन के बीच का मीटिंग पॉइंट के रूप में बताया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट पा लिया है अक्सर इसे ये कहकर के डिस्क्राइब करते हैं कि इसे पाना खुद को पहचानना और ये समझना है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। इंसान सिर्फ एक एलिमेंट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारी चीजें करने में खुशी पा सकता है और सब में समान रूप से अच्छा हो सकता है। एलिमेंट को पाने के लिए कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान में से पाने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलिमेंट कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन एलिमेंट में होने के 2 मेन फीचर और 2 कंडीशन है। वो 2 फीचर हैं एप्टीट्यूड और पैशन। वहीं 2 कंडीशन है एप्टीट्यूड और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। तो एप्टीट्यूड किसी भी एक्टिविटी की ओर स्वाभाविक खिंचाव या लगाव होता है।
ये कोई चीज कैसे काम करती है या किसी काम को कैसे किया जाना चाहिए कि अंदर से आने वाली समझ है। जैसे कि आप गाने में या मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छे हो सकते हैं, या क्रिकेट खेलने में या खाना पकाने में माहिर हो सकते हैं। तो पैशन जो है ना, वो कोई चीज करने में खुशी या मजा का मिलना होता है, या किसी एक हॉबी या इंटरेस्ट के लिए भूख होना होता है। किसी चीज के लिए सिर्फ एप्टीट्यूड होना काफी नहीं है, आपको ये महसूस होना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी की पुकार है। एप्टीट्यूड हमारे खुद की ओर और हमारे आसपास के बाहरी हालातों की ओर हमारा नजरिया होता है। वो लोग जो अपनी पसंद का काम करते हैं अक्सर अपने आप को लकी बताते हैं, और वो लोग जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, वो खुद को अनलकी बताते हैं। रैंडमनेस हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, लेकिन सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड हमेशा एक जैसा होता है। जैसे पर्सिवियरेंस यानी अटलता, ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सोच रखना, और खुद पर यकीन। आखिर में हमें ये जानने के लिए कि हमारे एप्टीट्यूड हमें कितनी दूर ले जा सकते हैं, सही मौकों की जरूरत है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं, और कुछ मौके हम पैदा करते हैं। तो जिलियन स्पेशल है क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ मिल गया था जो उन्हें बहुत पसंद था, और वो उसे लगातार करती रही। लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो सवाल ये आता है कि ये जो एलिमेंट होता है, ये ज्यादातर लोगों के पास क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन है हमारी काबिलियत को लेकर के हमारी समझ। हम सब में नेचुरल टैलेंट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और स्किल्स होते हैं, लेकिन हम उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी लिमिटेशन है हमारे अलग अलग सिस्टम एक होकर कैसे काम करते हैं, इसे लेकर के हमारी गलतफहमी। आमतौर पर माना जाता है कि हमारा माइंड, बॉडी और फीलिंग्स अलग अलग काम करते हैं, जबकि असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी लिमिटेशन है कि हम ग्रोथ और चेंजेस यानी कि बदलाव करने की अपनी पोटेंशियल कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी काबिलियत कम होती जाती है और मौके भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये तीन लिमिटेशन हमारे आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और खुद को लेकर के हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे एक और फैक्टर है जो आपके लिए आपके एलिमेंट को खोजने में रुकावट लाती है, और वो है आपकी एजुकेशन। जैसे कि पॉल मैककार्टनी लिवरपूल इंस्टीट्यूट गए और अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने की बजाय ज्यादातर समय यहाँ वहाँ खेलने में बिताने लगे। घर लौट करके भी अपने असाइनमेंट्स करने की बजाय वो रॉक म्यूजिक सुनते और गिटार बजाते थे। और फिर आगे स्कूल सेलिब्रेशन के दौरान पॉल जॉन लेनन से मिले, और जल्दी ही उन्होंने जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार के साथ मिलकर के एक बैंड बनाया। उन्हें द बीटल्स नाम से जाना जाने लगा और पसंद किया जाने लगा। 1980 के बीच में लिवरपूल इंस्टीट्यूट बंद हो गया और उसे लिवरपूल इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स या LIPA यानी कि लीपा के नाम से दोबारा शुरू किया गया। ये यूरोप के प्रोफेशनल आर्ट ट्रेनिंग के लिए लीडिंग फैसिलिटीज में से एक बन गया। पॉल मैककार्टनी लीपा के लीडिंग पैट्रन है। पैट्रन यानी जो किसी को पैसों और सपोर्ट द्वारा हेल्प करते हैं। तो पॉल मैककार्टनी जैसा केस दुनिया में बहुत से लोगों के साथ होता है। कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि उनका टैलेंट एक ऐसी चीज है जिसकी स्कूल में कोई वैल्यू नहीं की जाती। दुनिया भर में एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे ही फीचर है जो इंसान के एलिमेंट को खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहला है कुछ खास एकेडमिक एबिलिटी पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना। स्कूल क्रिटिकल एनालिसिस और रीजनिंग की और ज्यादा ध्यान देते हैं, खास तौर पर वर्ड्स और नंबर्स को लेकर के। हालांकि ये सब जरूरी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस में और भी बहुत कुछ है। दूसरा, सब्जेक्ट्स को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से लेवल में बांट दिया गया है। जैसे साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज स्किल्स जैसे सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखे गए हैं, ह्यूमैनिटीज बीच में और आर्ट्स को सबसे नीचे रखा गया है। आर्ट्स में भी अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स को थिएटर और डांस के मुकाबले ऊपर रखा गया है। कई स्कूल आर्ट्स को अपने सब्जेक्ट्स में से हटा रहे हैं। और आखिर में स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की और झुकाव भी बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट्स को क्विज और एग्जाम में हाई स्कोर पाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। इसके कारण कई स्टूडेंट्स खुद को एजुकेशन कल्चर से अलग थलग महसूस करते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में बनाया गया था,
तब जब इकोनॉमिक ग्रोथ और मास प्रोडक्शन यानी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन का गोल हुआ करता था। लेकिन अब हम डिजिटल एज में हैं। बिजनेस अब ऐसे क्रिएटिव लोगों को खोज रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली सोच सके। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को इसी तरीके से खत्म करता रहा तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे आगे सोचने की बात से ही अगला चैप्टर जुड़ा है और ये कहता है थिंक डिफरेंटली, यानी कि अलग सोचिए। एक बात जो हमें खुद में बदलने की जरूरत है वो है अपनी एबिलिटीज को हल्के में ना लेना। लेकिन परेशानी ये है कि उन चीजों को पहचानना बहुत मुश्किल है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसका रीजन भी यही है कि हमने उसे हमेशा हल्के में लिया है। वो चीजें जिन्हें हम हल्के में लेते हैं उनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे सेंसेस। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि उनमें कितने सेंसेस हैं तो ज्यादातर लोगों का जवाब 5 होगा और कुछ का जवाब इंट्यूशन को मिला करके 6 होगा। लेकिन सदर्न घाना के एनलो ईव लोगों के अनुसार हमारे अंदर एक और सेंस है, वो है सेंस ऑफ बैलेंस। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन हम इसे भी हल्के में ले लेते हैं। हम सबको बैलेंस होने की इतनी आदत हो गई है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन बार्ट ने अपने सेंस ऑफ बैलेंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। वो एक एक्टिव बच्चा नहीं था, लेकिन जब वो 6 साल का था तब बार्ट ने डिस्कवर किया कि वो अपने हाथों से भी उतने ही अच्छे तरीके से चल सकता है जितना कि अपने पैरों से। आखिर में बार्ट अपने हाथों से सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। एक दिन उसकी माँ और टीचर उसे जिम्नास्टिक सेंटर लेकर गए। बार्ट बहुत ही खुश था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो क्रिसमस के दिन डिज्नीलैंड में है। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी स्किल्स दूसरों को खुश करने से कहीं ज्यादा के बारे में है। 8 साल के बाद उसने मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए भाग लिया और अब तक का सबसे बेहतरीन जिम्नास्ट बना। बार्ट के जैसे एथलीट्स का अपने शरीर और सेंसेस पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने माइंड और मसल मेमोरी को पूरे तरीके से अपने रूटीन में ढाल लेते हैं। अक्सर फाइनल परफॉर्मेंस के समय ज्यादातर स्टेप्स सोच समझ कर के फैसला लेकर करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और फास्ट होते हैं। इसलिए एथलीट्स अपनी इंट्यूशन, फिजिकल रिफ्लेक्स और कोऑर्डिनेशन पर भरोसा करते हैं। इस तरीके से एथलीट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर के जो कॉमन आइडिया है उसे चैलेंज करते हैं। तो थिंक डिफरेंटली यानी कि अलग कैसे सोचना है, इस बारे में हमने जाना। और अब है अगला चैप्टर बियॉन्ड इमेजिनिंग, यानी कि अपने लेक्चर के दौरान केन रॉबिन्सन अपनी ऑडियंस से पूछा करते थे कि वो अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को 1 से 10 की स्केल में कहां पर रैंक करते हैं। इंटेलिजेंस को लेकर के ज्यादातर लोग खुद को 5 से ऊपर रखते थे और क्रिएटिविटी के लिए ज्यादातर लोग खुद को 5 से नीचे रखते थे। तो लगभग सभी लोग खुद को इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग पॉइंट्स देते थे। इसका रीजन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी स्पेक्ट्रम के 2 अलग किनारे में है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने एलिमेंट को ढूंढने के लिए यह जरूरी है कि आप सच में समझे कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। तो आइए हम यहाँ पर क्रिएटिविटी को लेकर के जो आम गलत फहमियां हैं उसे खत्म करते हैं। तो सबसे पहली गलत फहमी है कि सिर्फ कुछ खास लोग ही क्रिएटिव हो सकते हैं, और ये गलत है। हर इंसान पढ़ने लिखने की कैपेसिटी की तरह ही क्रिएटिव बनने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। जब कोई इंसान पढ़ लिख नहीं सकता तब हम ये नहीं कहते कि उस इंसान के पास पढ़ने लिखने की कैपेसिटी नहीं है। असल में उन्होंने बस पढ़ना लिखना सीखा नहीं है, राइट? और ऐसा ही क्रिएटिविटी के साथ भी होता है। हमें क्रिएटिविटी सीखने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि ये कैसे काम करती है। क्रिएटिविटी को लेकर के दूसरी गलतफहमी है कि हमें इसके लिए कुछ खास एक्टिविटीज करनी ही पड़ती है। क्रिएटिव समझे जाने के लिए इंसान को आर्ट, डिजाइनिंग या एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़ा होना जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी चीज में क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैथ, साइंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ भी जिसमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है उसमें क्रिएटिविटी जुड़ी होती है। जो आखिरी गलतफहमी है वो है कि या तो इंसान क्रिएटिव होता है या नहीं होता। ऐसा मानना ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी एक फिक्स्ड क्वालिटी है, जैसे कि हाइट या आंखों का कलर। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी पॉइंट और पहलू में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम इंसान के इंटेलिजेंस के सबसे मामूली हिस्से को एग्जामिन करते हैं, जो है इमेजिनेशन।
हम इसे पूरे तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम लोगों के आइडिया और थॉट्स को क्रिटिसाइज करते हैं और मानते हैं कि उसका सर 7वें आसमान में है या ये उसकी इमेजिनेशन है, जबकि इमेजिनेशन ही वो चीज है जो हमें बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है। हम अपने फिजिकल माहौल से बाहर निकलकर दूसरी जगह इंसान, चीजों या यादों की एक मेंटल इमेज बना सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी माँ को या कल रात को जो आपने खाना खाया है उसे इमेजिन कीजिए, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, भले ही आपके सामने आपकी माँ या खाना ना हो। तो इमेजिनेशन के जरिए हम अपने बीते हुए कल को फिर से जी सकते हैं, आज को समझ सकते हैं और आने वाले कल के सपने देख सकते हैं। लेकिन ये भूल करके भी मत सोचिएगा कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एक है। ये दोनों अलग चीजें हैं। क्रिएटिविटी आपकी इमेजिनेशन को हकीकत बना देना है, मतलब आपके दिमाग में बनाई हुई तस्वीर को एक कदम और आगे ले जाना। तो आप अपनी क्रिएटिविटी किसी भी चीज में लगा सकते हैं। जैसे कि 1988 में यानी कि 1988 में जॉर्ज हैरिसन का एक सोलो एल्बम आने वाला था। उन्हें अपने सिंगल रिलीज दिस इज लव के बी साइड में डालने के लिए एक गाने की जरूरत थी। बॉब डायलन और उनके 3 दोस्तों ने हैंडल विद केयर नाम का एक गाना बनाने में जॉर्ज की हेल्प की। जॉर्ज उस गाने को अपने प्रोड्यूसर्स के पास ले गए। प्रोड्यूसर्स उन 5 के बनाए हुए इस मास्टरपीस को देखकर चौंक गए। प्रोड्यूसर्स ने उनसे पूछा कि क्या वो सब एक पूरा स्टूडियो एल्बम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो टाइम है वो एक बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि बॉब डायलन को 2 हफ्ते बाद एक लंबे टूर पर जाना था। तो उन्होंने जॉर्ज और बाकी लोगों ने एल्बम बनाने के लिए बचे हुए समय का एक एक पल इस काम में लगा दिया, और ये सब उन्होंने अपनी म्यूजिकल माइंड से आने वाले आइडियाज के भरोसे किया था। उन्होंने डिटेल्स के बारे में सोच सोच कर खुद पर प्रेशर नहीं डाला। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा एल्बम बना जिसमें ऐसे सॉन्ग भरे थे जो कैजुअल थे लेकिन क्लासिक थे। इस एल्बम द ट्रैवलिंग विल्बरीज की 5 मिलियन कॉपीज बिकी और इसे रोलिंग स्टोन मैगजीन द्वारा 100 बेस्ट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम कहा गया। काम पर क्रिएटिविटी का वैसे एक और एग्जाम्पल है रिचर्ड फेनमैन, और उन्होंने 1965 यानी कि 1965 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार ऐसे ही जीता था। फिजिसिस्ट होने के अलावा फेनमैन एक पेंटर और जैज म्यूजिशियन भी थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने अचानक एक प्लेट फेंकी और वो गोल गोल घूमती हुई उड़ती चली गई। फेनमैन ने ये नोटिस किया कि प्लेट पर जो नीला कॉर्नेल का लोगो है वो प्लेट के कंपैरिजन में दुगनी तेजी से घूम रहा है। उन्होंने सोच को एक पेपर नैपकिन पर लिखा और दिन के दूसरे कामों में लग गए। बाद में फेनमैन ने वो पेपर नैपकिन निकाला और अपनी इमेजिनेशन में उस सीन को चलाया। घूमते हुए लोगो और प्लेट ने उन्हें इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के एक इक्वेशन के बारे में याद दिलाया। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से भागने दिया जैसे वाइन की बोतल से निकलकर कॉक भागता है, और आखिर में फेनमैन ने उस प्रॉब्लम को सुलझा लिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है इन द जोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवा लॉरेंस दुनिया की सबसे अच्छी फीमेल बिलियर्ड्स प्लेयर है। उनका इस खेल के लिए प्यार तब शुरू हुआ जब वो एक दिन अपने भाई के साथ बॉलिंग एली गई और वहां पूल रूम को देखा। साथ ही वहां उन्होंने कई सारे गेम भी देखे, तो उन्हें इस खेल से तुरंत ही प्यार हो गया। उन्होंने इस गेम को खेलना सीखा और अपनी पूरी जिंदगी बिलियर्ड्स में लगा दी, और आखिरकार वो इस स्पोर्ट्स के लिए न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपना सबसे पहला यूरोपियन विमेंस चैंपियनशिप जीता। वो बिलियर्ड्स की दुनिया में टॉप पर पहुंच गई। उन पर पैसे और शोहरत की बारिश होने लगी, लेकिन इस गेम के साथ प्यार ही था जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ती रही। जब वो खेलती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई है और सिर्फ वो और बिलियर्ड्स का टेबल बचा है। खेलते समय ईवा के लिए समय अलग स्पीड में आगे बढ़ता था। उन्हें लगता कि वो सिर्फ 20 मिनट से खेल रही है, जबकि उन्हें खेलते हुए 9 घंटे हो जाते थे। ईवा स्कूल में ज्योमेट्री और फिजिक्स में कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रही होती थी तो उन्हें अपने आप टेबल में ग्रिड और डायग्राम दिखने लगते थे। ईवा का दिमाग अलग ही तरीके से चलने लगता। ईवा बिलियर्ड्स खेलते समय अपने जोन में पहुंच जाती थी। वो देखती थी कि उन्हें बॉल कहां पर भेजनी है। ईवा 30 सालों से बिलियर्ड्स खेल रही है, लेकिन वो अभी भी वही एनर्जी महसूस करती है जो इस खेल ने उन्हें दी थी। ईवा अब भी जब एग्जीबिशन करती है तो थोड़ी नर्वस हो जाती है। लोगों को लगता है क्योंकि वो इतनी बार खेल चुकी है अब वो नर्वस नहीं होती होगी, लेकिन ईवा का कहना है कि
ऐसी बात नहीं है, ये उस पल में होने की बात है। तो बात ऐसी है कि जोन में होना यानी कि इन द जोन एलिमेंट के दिल में होना होता है। कई बार जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे करना हमें पसंद है, तब भी हम फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा काम करें, लेकिन जब वो ठीक से काम करती है तब वो सबसे जादुई चीज बन जाती है। हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और हम उस पल में जीने लगते हैं। आसपास की हर चीज गायब हो जाती है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो बात ऐसी है कि आप जो कर रहे होते हैं आप उसमें खो जाते हैं, बाकी की दुनिया गायब हो जाती है और घंटे मिनट बन जाते हैं। यही जोन में होना कहलाता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट खोज लिया है और अपना लिया है, वो अक्सर इस जगह पहुंच जाते हैं। अपने जोन में होने की सबसे बड़ी निशानी है वह कंफर्ट और सच्चाई जो आप महसूस करते हैं। जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना जो हमें पसंद है, जिसमें हम नेचुरली अच्छे हैं, तभी हम अपने आप के सबसे करीब होते हैं। जब आप जोन में होते हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं पर हैं जहां पर आपको होना चाहिए। समय भी अलग महसूस होता है और ये ज्यादा आसानी से और जल्दी से गुजर जाता है। जोन में होने का एक और कॉमन फीचर है मेटा स्टेट में होना, जहां पर आइडियाज ज्यादा तेजी से आते हैं, जिससे काम करना आसान हो जाता है। आप उन आइडियाज को खोजने के लिए स्ट्रगल करने की बजाय उनके बाहर आने का एक जरिया बन जाते हैं। जोन में होने का एक जरूरी फीचर है कि इसमें आपकी एनर्जी खत्म होने के बजाय बढ़ती जाती है। वो एक्टिविटी जो हमें पसंद है फिजिकली थकाने वाली होने के बावजूद हमारे अंदर एनर्जी भरती है। इसलिए हमें अपना एलिमेंट खोजने की जरूरत है। ये हमारी एनर्जी का भंडार बन जाती है और हम इसके कारण और भी ज्यादा जिंदा महसूस करने लगते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने समरी से क्या कुछ सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने सीखा कि एलिमेंट क्या होता है। बहुत से लोग अपने असली टैलेंट से कनेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए वो कभी ये नहीं जान पाते कि असल में वो किस लायक है। आपकी जिंदगी में पर्पस और फुलफिलमेंट लाने के लिए जरूरी है कि आप अपना एलिमेंट खोजें। इंटेलिजेंस को आमतौर पर तय किए गए टेस्ट और उन सब्जेक्ट्स में अच्छे होने से मापा जाता है जिनके लिए क्रिटिकल एनालिसिस और रीजनिंग की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी कई तरह की इंटेलिजेंस है जिन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और भी कई चीजें। तो इस समरी में आपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में लिंक के बारे में समझा। ये दोनों कॉन्सेप्ट दो अलग छोर पर नहीं है। इन्हें आपके अंदर से बेस्ट आइडियाज बाहर लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जोन में होने के बारे में भी सीखा, जहां पर हम अपने एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं। हम फोकस के बहुत ऊपर लेवल में पहुंच जाते हैं। जब हम जोन में होते हैं तब आइडियाज आना बहुत ही आसान होता है और हम अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी गोल के यूं ही भटकते हुए बिता देते हैं। सुबह उठकर और हर दिन एक ही तरह का काम करते हुए गुजरना, वही काम रोज करना जिसे करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, कभी भी एक अच्छा एहसास नहीं होता। तो अपने एलिमेंट को खोजने में कभी भी बहुत देर नहीं होती है। यस, अभी और आज भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समरी आपकी हेल्प कर पाई होगी। एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की उम्मीदों ने आपको अपना टैलेंट और पैशन का पीछा करने से रोका होगा, आपको निराश किया होगा, लेकिन अब भी आज भी ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। कोई भी एक्टिविटी आपका एलिमेंट बन सकती है। आप जिसमें चाहे उसमें बेस्ट बन सकते हैं। इसको कैसे खोजना है, कैसे सोचना है, कैसे इस रास्ते पर चलना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपने जान लिया है। तो इन्हीं सारी बातों को अमल करते हुए अपने एलिमेंट को ढूंढना शुरू कीजिए। गीगल की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि हम सब अपने एलिमेंट को खोजें। और हाँ, ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको ये समरी? ऑलरेडी आपने एलिमेंट ढूंढ लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, या फिर आपको लगता है कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, एक दो ऑप्शन है, तो प्लीज लिख करके जरूर एक्सप्रेस करें। और इसके आगे कौन सी समरी आप सुनना चाहते हैं गीगल पर, उसका नाम लिख भेजिए। प्लस आपका जो प्यार है वो हमें शेयर करते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, कोई आइडिया, कोई सजेशन, आपके पास है हमारा ईमेल आईडी exactlygeegalsummaries@gmail.com। यहाँ पर आप अपनी दिल की बात हमसे कह सकते हैं। तो रूबी आपसे मिलेगी नई समरी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। वो एलिमेंट आपके आसपास है, ढूंढिए। ऑल द बेस्ट।
जय हिंद। कंग्रेचुलेशंस इस बुक समरी को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली हमने रीडर्स यानी कि जो बुक्स पढ़ते हैं और सुनते हैं, और नॉन रीडर्स यानी जिनका कोई रिलेशन नहीं है किताबों से, ना वो बुक्स पढ़ते हैं ना सुनते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स स्टडी किए और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले हैं। हमें लगता है कि पहले आपने ये फैक्ट्स कभी भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसमें से काफी सारे फैक्ट्स पहले हमने भी नहीं सुने थे। जैसे क्या आपको पता था कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अनएजुकेटेड मदर के बच्चे की डेथ के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक एजुकेटेड मदर के। क्या आपको पता है कि एक स्टडी से पता चला है कि रीडर्स अपनी लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, जबकि ज्यादातर नॉन रीडर्स अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि असंतुष्ट। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नॉन रीडर की मेमोरी ओल्ड एज में जल्दी डिक्लाइन होती है, लेकिन एक रीडर का माइंड एंगेज्ड रहता है, इसीलिए उनकी मेमोरी कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव रहती है। तो आई होप आप खुश होंगे कि एज अ रीडर जो गीगल में आप बुक समरीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो हमें कितने सारे फायदे देती है। एनीवेज, कुछ दिन पहले हमारे एक टीम मेंबर ने हमसे कहा कि इंडिया में रियल एजुकेशन स्टार्ट तब हुई जब गीगल ने ऐप लॉन्च की। अब ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बट रियलिटी ये है कि हमारी समझ से हम ज्यादा उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने अपने काम में 30 से 50 साल दिए हैं, और ये लर्निंग अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से नहीं हो सकती। तो ज्यादा बुक्स पढ़ना एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि एक एवरेज इंसान के माइंड में बस उतने ही आइडियाज होते हैं जो उसने अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स से सीखे होते हैं। लेकिन एक रीडर्स के पास वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के बहुत सारे आइडियाज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो रॉबर्ट कियोसाकी की सिर्फ एक किताब पढ़ रहा है, रिच डैड पुअर डैड, और दूसरा इंसान है जो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के साथ साथ उनकी बाकी सारी किताबें भी पढ़ रहा है, जैसे कि रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, रिच डैड्स बिफोर यू क्विट योर जॉब,